वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में, इसके फैक्टर के बारे में और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में कॉन्सेप्ट लेंगे और जानेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं और उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। जैसा कि आपको पता है पहले से, रेजिस्टेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये किसी भी कंडक्टर और रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है ना। इट इज द प्रॉपर्टी of any conductor to oppose इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। यहां कंडक्टर कहने का मतलब सारा कंडक्टर, रजिस्टर भी हो सकता है। रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर को आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को आप नहीं देख सकते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट। एक डिफरेंस है कि रजिस्टर क्या है ना। रजिस्टर डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर इज अ डिवाइस, ठीक है। आपने देखा होगा रजिस्टर को कैसा दिखता है। 5 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1K कुछ भी हो सकता है। रजिस्टर इज अ डिवाइस विच हैज रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस होता है ना। रजिस्टर एक डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, टाइप्स क्या होगा, वो भी देखना है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट हम सबको पता है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम से पढ़ा है, ओम, और इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा। क्वांटिटी स्केलर है, क्वांटिटी रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का क्वांटिटी होता है ना, प्रॉपर्टी क्वांटिटी होता है, ये तो डिवाइस है ना। सो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ना, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर होगा क्योंकि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। सो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाय करंट। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज यहाँ आई ऑलरेडी है ना। सो ये वर्क डन, इसका हम सबको पता है एनर्जी का होता है। ये क्या हो सकता था, पहले Q को क्या लिख सकते थे, IT लिख सकते थे, और ये I ऑलरेडी है। सो W बाय I स्क्वायर T। तो क्या हो सकता है, इसमें R का डायमेंशन हम सब क्या लिख सकते हैं, W हो गया वर्क डन का एनर्जी का है ना, mL2T-2, और ये I स्क्वायर मतलब I का करंट का होता है A और स्क्वायर है, और ये T, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, L स्क्वायर T-3 A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, है ना। अब हम सब टाइप देखेंगे, रेजिस्टेंस के कितने टाइप होते हैं। रेजिस्टेंस के टाइप आप जानते हैं, रेजिस्टेंस फिक्स हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। रेजिस्टेंस या तो फिक्स हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। फिक्स रेजिस्टेंस जैसे कि 1K, 2K, 100 ओम, है ना, फिक्स वैल्यू के भी आते हैं, और कुछ आते हैं वेरिएबल को रियोस्टेट कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस को क्लासिफाई किया जाएगा तो या तो वो फिक्स होंगे या तो वेरिएबल होंगे, या तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होंगे या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होंगे। फिक्स्ड रेजिस्टेंस को सिंबल से ऐसे डिनोट किया जाता है स्पीड ब्रेकर की तरह, और वेरिएबल को दो तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है।
वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी कहते हैं। आपने रियोस्टेट देखा होगा, नहीं देखा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिक्स रेजिस्टेंस आप देखे होंगे, आप अगर फिक्स्ड वाला भी नहीं देखे तो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिक्स रेजिस्टेंस, रजिस्टर कैसा होता है। तो रेजिस्टेंस कहाँ होगा, किसी न किसी रजिस्टर में ही होगा ना। तो ये आप रजिस्टर बनाए हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ये सब डिवाइस में पाया जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस का हो गया, डायमेंशन हो गया, क्वांटिटी कैसा हो गया, यूनिट हो गया। अब हम सब देखते हैं फैक्टर क्या क्या है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेम द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। सो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड, है ना। कौन कौन सा फैक्टर है आप जानते हैं, क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फैक्टर पे ध्यान देने से पहले एक हम सब निकाल चुके हैं डेरिवेशन रेजिस्टेंस का। सो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सब R का वैल्यू निकाल चुके हैं, mn(e²) टाउ और ये L/A, इतना वैल्यू हम सब निकाल चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। बस यही एक्सप्रेशन आपको फैक्टर के बारे में बताएगा। यहाँ आपको कितना फैक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा यहाँ मिल जाएगा आपको टाउ, ठीक है, टाउ मिल जाएगा, और चौथा मिल जाएगा n। तो ये जो टर्म आपका होता है वो रजिस्टिविटी होता है, उसको हम सब देखेंगे। ये आपका रो L/A हो जाता है ना। और रो क्या मिल जाता है, रो के जगह में हम सबको मिल जाता है mn(e²) टाउ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन पहला लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, मतलब लेंथ ऑफ द वायर पे कैसा डिपेंड करेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यहां से देखिए रो कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर लिया जाए तो L से भी डायरेक्टली हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, लेंथ के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी वायर को जब आप देखेंगे तो वो सिलेंडर दिखेगा, है ना, और जब आप इधर से देखेंगे तो वो आपको एक सर्कल दिखेगा, उसी सर्कल का एरिया ये क्या होता है, πr²। R क्या हो जाएगा, R हमारा रेडियस ऑफ द वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो कैसे, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहाँ A डिनोमिनेटर में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, A डिनोमिनेटर में है ना, L न्यूमरेटर में था, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा। मतलब वायर का मोटाई, रेडियस बढ़ना, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ना मतलब रेडियस बढ़ना, रेडियस बढ़ना मतलब डायमीटर बढ़ना, डायमीटर बढ़ना मतलब मोटाई बढ़ना, ठीक है। सो ये हो जाएगा R हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तार का मोटाई बढ़ेगा, वायर की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियसली करंट इजिली फ्लो होगा, मोटे वायर में करंट इजिली फ्लो होगा और पतले वायर में करंट को फ्लो होने में परेशानी होगी, है ना। सो वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, है ना। सो इसको हम सब लिख सकते हैं एक जगह में πr² भी। अगर इसको आपको लिखने के लिए डायमीटर के टर्म में बोलेगा सो 1/π, R के जगह में क्या लिख सकते हैं, d/2, ये भी हो सकता है। सो R प्रोपोर्शनल टू ये 4 है ना, πr², ठीक है। ये आपका हो गया, सॉरी ये है पाई और ये d², ठीक है। सो डायमीटर के टर्म में ये वाला है। तीसरा जो फैक्टर है वो थर्ड फैक्टर है आपका, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द वायर, ठीक है। अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। नेचर मतलब अलग वायर, नेचर ऑफ द वायर। n मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन,
नेचर ऑफ द वायर। ठीक है, एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताता है ना, किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना। एन क्या था, एन हमारा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। तो अलग अलग वायर में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, है ना, यानी उतना वो कम होगा उसका रेजिस्टेंस। यहां देखिए R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसका क्या मतलब हुआ, कंडक्टर में करंट फ्लो करना उतना आसान होगा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा, है ना, क्योंकि करंट को ये अपोज करता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर पे कैसे करेगा उसको देखना है। यहां हम सबको रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इस चीज को ध्यान देना है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था दो कोलिजन के बीच में टाइम, है ना, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम रहता है वो रिलैक्सेशन। तो ऐसा कोलिजन बहुत सारा हुआ था, है ना, बहुत सारा कोलिजन हुआ था। तो बहुत सारे कोलिजन का ये एवरेज था टाउ, है ना, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकाला, टाउ हो गया टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3/3, तो एवरेज निकल गया था। तो टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम है, दो टक्कर के बीच का टाइम है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसको हम सब देखेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम सब बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टक्कर भी होगा, है ना, यानी उसको टाइम उतना कम मिलेगा। टक्कर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ये टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा मतलब टाइम घटने लगेगा, है ना। सो टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली टाउ के हो जाता है ना। टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो टाउ के जगह में यहां अगर हम सब पुट करें तो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। सो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ के जगह में 1/T। सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कोलिजन भी बढ़ेगा, और यही कोलिजन तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, तो उसको देखेंगे हम सब। सो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला लेंथ ऑफ द वायर डायरेक्टली, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली, तीसरा नेचर ऑफ द वायर, अलग अलग नेचर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, और चौथा क्या है, चौथा है टेम्परेचर, ठीक है, जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होगा इसको देखेंगे। सेमीकंडक्टर में ये उल्टा हो जाता है, सेमीकंडक्टर में ये उल्टा हो जाता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस के, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है। सो इसका मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉज है कोलिजन of free electrons with positive ions, पॉजिटिव आयंस के साथ कॉलिजन है। किसी भी कंडक्टर में आपको पता है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या पॉजिटिव आयन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, पॉजिटिव आयन मतलब एटम से निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। तो एटम में आपका
क्या हुआ, एक पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं उसका टक्कर आयन के साथ, कैसा आयन, पॉजिटिव आयन के साथ। तो टक्कर हो रहा है मतलब करंट को फ्लो होने में परेशानी हो रही है, और करंट को फ्लो होने में परेशानी हो रही है मतलब ही रेजिस्टेंस है। करंट को फ्लो होने में परेशानी होना ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयंस is the cause of resistance of the resistance of the wire, है ना। अब हम सब देखेंगे टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इसको अलग से देखेंगे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उसको अलग से देखेंगे हम सब। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ये तो सिंपल बता दिया गया कि डायरेक्टली है, ये कंडक्टर के लिए है, सिर्फ कंडक्टर में डायरेक्टली डिपेंड करता है। इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में इन्वर्सली डिपेंड करता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा वो भी देखेंगे। पहले हम सब देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करना है, आर नोट हम सब मान लेते हैं रेजिस्टेंस। ये लेट आर नोट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। आर टी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट कोई टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर, है ना, T डिग्री सेल्सियस पर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये फाइनल, ये इनिशियल आर टी माइनस आर नोट, और चेंज इन टेम्परेचर मान लिया, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी होगा, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी से हम सब जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर ओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। तो दोनों को जब मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा आर टी माइनस आर ओ, है ना। ये चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन ऐसा यूनिट में लेंगे तो ये हो गया आपका, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आर नोट, और ये चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सिंबल को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है जिसको आप अल्फा नाम देंगे, और अल्फा हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा को सॉल्व करना होगा। अल्फा यहाँ आर टी माइनस आर ओ, ये आप इसको लिख सकते थे अल्फा आर नोट डेल टी, इसको फिर से आगे आप बढ़ा सकते थे, ये आर नोट को आप इधर रख सकते थे, आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल टी। सो आर टी आर नोट आप कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल टी आपका ये हो जाएगा। सो ये एक इक्वेशन बनता है, यहाँ आपको एक इक्वेशन बनता है जो टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताता है, अगर आपको मालूम हो 0 डिग्री पर कितना रेजिस्टेंस था और चेंज इन टेम्परेचर क्या था और इसका अल्फा का वैल्यू। सो अल्फा का वैल्यू तो हम सब यहीं से निकाल सकते हैं। अल्फा क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर टी माइनस आर नोट अपॉन क्या हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो अल्फा क्या है, यहाँ इसका नाम बताना होगा। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस,
इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट को। टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे। सो ये अल्फा का वैल्यू मैटर करता है, अल्फा का वैल्यू मैटर करता है कि हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, कैसे बढ़ेगा उसको हम सब देखते हैं। अल्फा का वैल्यू से देखेंगे कैसे आगे बढ़ेगा। अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव? सो अल्फा अगर पॉजिटिव है मतलब स्पेशल केस चलते हैं, है ना, स्पेशल केस। अल्फा अगर अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब है? अल्फा अगर पॉजिटिव है तो आर टी माइनस आर नोट भी पॉजिटिव है, आर टी माइनस आर नोट भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि आर टी हमेशा बड़ा होगा आर नोट से, है ना। दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये वाला सेक्शन बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तब तो कुछ ऐसा 3 - 2 तब तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आर टी बड़ा है आर ओ से, ठीक है, या आर नोट से। इसका मतलब क्या? ये है इनिशियल, ये है फाइनल, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा देर पहले बताया था फॉर कंडक्टर। सो ये कंडक्टर को बताएगा, ये आपका कंडक्टर को बताएगा। कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर is increased, increase resistance also increases। ये थोड़ा देर पहले भी आपको बताया गया था, ये कुछ ऐसा आपको लिखाया गया था, यहां आपको प्रूव करके बताया जा रहा है ना। तो अल्फा पॉजिटिव है मतलब किसको बता रहा है? कंडक्टर को बता रहा है। दूसरा अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव दो ही केस में होगा, या तो सेमीकंडक्टर या तो इंसुलेटर, ठीक है। दूसरा अल्फा नेगेटिव है, तो नेगेटिव अल्फा बताएगा आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो अल्फा नेगेटिव है मतलब आर टी माइनस आर नोट भी नेगेटिव। ऐसा आ रहा है मतलब ऑब्वियसली आर टी छोटा है आर ओ से, कुछ ऐसा 3 - 4, है ना, तभी नेगेटिव आएगा। तो ये वाला टर्म बड़ा हुआ इससे, है ना, तो आर नोट बड़ा हुआ, तो टेम्परेचर घट रहा है ना। सो टेम्परेचर रेजिस्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, resistance decreases, resistance decreases। सो या तो सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, दोनों केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सो यहां पर इनवर्सली है। तीसरा केस बाकी है हम सबका, अगर अल्फा का वैल्यू 0 हो, अल्फा का वैल्यू अगर 0 हो जाए
तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या मिलेगा, थर्ड केस अल्फा अगर 0 हो गया इसका मतलब ये एलॉय को बताएगा। एलॉय कैसे बताएगा, अल्फा 0 है मतलब आर टी माइनस आर नोट भी 0 है। इस केस में रजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो एलॉय जैसे कि मैंगनीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन है ना, ये सब एलॉय हैं और ये these are used for making, इन सब का यूज स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में यूज होता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में इन सब का यूज होता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये नहीं बदलते। किसी सर्किट में आपने मान लीजिए रजिस्टर को जोड़ दिया, ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर उसका वैल्यू चेंज करने लगेगा तो आप सर्किट का कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर सकते, सर्किट में करंट अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। सो इसीलिए क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन रेजिस्टेंस, नो चेंज इन रेजिस्टेंस एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो आप उस मटेरियल को, एलॉय को स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप उसको जोड़ सकते हैं किसी भी सर्किट में, वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस आपने जोड़ा है, आपने कनेक्ट किया है किसी सर्किट में, अगर वो सर्किट में जोड़ने के बाद खुद का वैल्यू 6 कर ले तो आप कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते, है ना। सो ये आपको रेजिस्टेंस के बारे में था, आपको फुल कॉन्सेप्ट बताया गया है रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम सब थोड़ा सा रजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं। रजिस्टिविटी क्या होगा, रजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, नहीं लग रहा है तो नहीं भी कर सकते हैं। दूसरा हम सब रजिस्टिविटी देखते हैं। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी जनरली रो से आप डिनोट करते हैं, इसका पुराना नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका पुराना नाम है, और आप जानते हैं रो से इसको डिनोट किया जाता है। ये डिपेंड किस पर करता है, नेचर और टेम्परेचर पर, लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है। इसके डायमेंशन, वायर के डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, है ना। सो रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर having unit volume, है ना, यूनिट वॉल्यूम। अभी कुछ देर पहले एक एक्सप्रेशन आपको लिखाया गया था, R इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। वहाँ बताया गया था कि R पता है रो एल बाय ए होता है, तो इसको कंपेयर करने से रो हम सबको मिल जाता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। यहाँ आपको डेफिनेशन जो दिया गया है वो इससे दिया गया है, रजिस्टिविटी रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर हैविंग यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका यूनिट हो, यानी L1 और एरिया भी 1, तो मतलब वॉल्यूम भी, यूनिट भी 1 होगा, ठीक है। L और एरिया मिलकर वॉल्यूम बनाते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है, यहाँ से पता चल जाएगा कि रजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टिविटी डिपेंड, कौन से फैक्टर पे करता है। तो पहला नेचर हो जाएगा, नेचर ऑफ द वायर। नेचर ऑफ द वायर कहने का मतलब अलग अलग वायर का अलग अलग रजिस्टिविटी होगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कहीं भी नहीं है।
ये तो कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। एन नेचर को बताता है, ई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और दूसरा टाउ, रिलैक्सेशन टाइम है ना। सो यहाँ क्या हो जाएगा, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली होता है टेम्परेचर के, ठीक है। सो टाउ यहाँ टेम्परेचर है, सो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली बढ़ता है ना। और नेचर ऑफ द वायर कहने का मतलब हो गया कि जैसा वायर होगा उसके अकॉर्डिंग उसके रजिस्टिविटी डिपेंड करेंगे। अलग अलग वायर का अलग अलग रजिस्टिविटी होगा। एक वायर का चाहे वो 1 मीटर हो या 100 मीटर हो, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। रजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, रजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ द वायर। वॉल्यूम क्या क्या आ जाता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो अगर आपसे पूछता है कि लेंथ डबल कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दिया जाए, तब रजिस्टिविटी क्या होगा, तो आपको कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम है ना। किसी भी वायर का रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करता है जब तक उसका टेम्परेचर और उस वायर को ही ना बदल दिया जाए। सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा तभी रजिस्टिविटी बदलेगा, या दूसरा वायर लाएंगे तभी। 1 मीटर वायर हो या 100 मीटर वायर हो, रजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। चाहे हम 1 मीटर ले चाहे 100 मीटर ले, बार बार बोला जा रहा है, 1 मीटर वायर हो चाहे 100 मीटर वायर हो, रजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, लेकिन रजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। 1 मीटर के लिए अलग होगा, 100 मीटर के लिए अलग होगा, क्योंकि रजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ये 2 चीज पर करता है, नेचर ऑफ द वायर और टेम्परेचर ऑफ द वायर, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी भी एकदम सेम होगा इसके लिए। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, है ना, अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, और सेमीकंडक्टर के अलावा इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होगा, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी यहाँ भी सेम होगा, जैसे कि रेजिस्टेंस में बताया गया उसी तरह इसमें भी होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल है इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।